तो भाई साहब अपलोड हो गया वो वाला क्लास। अब आते हैं विजयनगर साम्राज्य पर। याद रखना आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है कि नहीं। यहाँ पर हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे, विजयनगर पर आ चुके हैं। आपके लिए मैंने पहले ही पीडीएफ नोट्स भेज दिए बेटा। आप सब लोग पीडीएफ नोट्स प्रिंट आउट करा लें, उनको देखते जाएं। क्लास आपकी मैराथन चल रही है, शॉर्ट में चल रही है। हालांकि टू द पॉइंट जाते हैं, इसलिए थोड़ा लंबी क्लास हो चुकी है। तो 4-5 क्लास में खत्म कर लेंगे, बट हाँ 9-10 क्लास आपकी होने वाली होगी। ये 10वीं क्लास आपको ऐसा आएगी विजयनगर साम्राज्य की, और देखते हैं इसके बाद कितनी कहानियां बचती हैं। बट 31 दिसंबर के पहले मैं आपको खत्म करने प्रॉमिस किया था, और उम्मीद है मैं कर भी दूंगा, उम्मीद है मैं कर भी दूंगा। विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं तो स्थापना 1336 में हुई है। हरिहर बुक्का ने की है। तुंगभद्रा नदी का नाम है, तुंगभद्रा नदी के तट पे की है। प्रारंभिक राजधानी एनागौड़ी थी। बाद में विजयनगर हम्पी को राजधानी बनाते हैं। और प्रेरणा सौध विद्यारण और सायन इनके गुरु थे। इन्होंने प्रेरणा सूत्र मिलाया, ठीक है, याद रखना प्रेरणा सूत्र ये दोनों थे। बात करांगे विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख राजवंश, इनका क्रम याद रख लेना। और संस्थापक पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य पर किन किन ने राजवंश ने शासन किया है, ठीक है, किन किन ने शासन किया है याद रखा, पूछा गया है। और संस्थापक कौन है, तो संगम, सुलभ, तुलभ, अरिवड़ु क्रम से दिए गए हैं। संगम, सुलभ, तुलभ, अरिवड़ु। संगम पर हरिहर बुक्का ने स्थापना की थी। तुलभ नरसिंह तुलभ, तुलभ वीर नरसिंह तुलभ, अरिविड़ु की तिरुमल। तो संगम, सुलभ, तुलभ, अरिवड़ु। संगम, सुलभ, तुलभ, अरिवड़ु। संगम हरिहर बुक्का, सुलभ नरसिंह सुलभ, तुलभ में वीर नरसिंह और अरिवड़ु में तिरुमल। मैं 3-4 बार क्यों बोला, क्यों महत्वपूर्ण है, याद करना पड़ेगा आपको। बात करते हैं संगम वंश की, बात करते हैं तो प्रथम शासक हरिहर बनता है। अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय होता है। प्रथम शासक हरिहर प्रथम होता है और अंतिम विरूपाक्ष द्वितीय होता है। हरिहर प्रथम एर्नाकुलम को राजधानी बनाते हैं और विजयनगर को द्वितीय राजधानी बनाते हैं, ठीक ना। होयसलों के राज्य को विजयनगर में सम्मिलित कर लिया, होयसलों को जीता। इसके काल में विजयनगर बहमनी साम्राज्य प्रारंभ हो गया था। सॉरी, इसके काल में ही क्या, विजयनगर बहमनी साम्राज्य मतलब अपनी स्थापना के समय से ही क्या हो गया, अपनी स्थापना के समय से ही भाई साहब युद्ध में घिर गया। संघर्ष के कारण बहमनी शासक अलाउद्दीन बहमन शाह द्वारा रायचूर दुर्ग पर कब्जा किया गया था। संघर्ष का कारण क्या था, अलाउद्दीन बहमन शाह, ठीक ना, के द्वारा रायचूर दुर्ग पर अधिकार कर लिया गया। अब आते हैं बुक्का प्रथम, हरिहर प्रथम का बुक्का प्रथम आते हैं। अभिलेखों में से पूर्वी पश्चिमी दक्षिणी का स्वामी कहा गया है। मदरा को विजयनगर में तो पहला क्या, होयसलों को किसने, हरिहर ने। बुक्का ने मदरा को। उपाधि क्या थी बुक्का की, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, याद रखना, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक इसकी उपाधि मानी जाती है। पहले दोनों हिंदू थे, बाद में जब ऊपर गए और उसके दरबार के पास में वापस इसको मुस्लिम बना दिया गया। दक्षिण में आके दोनों वापस हिंदू बन गए, ठीक है ना। इनकी उपाधि वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। फिर आते हैं हरिहर द्वितीय आते हैं। उपाधियां क्या होती हैं, इनकी याद रखना। उपाधियां क्या होती, राजाधिराज और राज परमेश्वर, राजाधिराज राज परमेश्वर उपाधियां होती हैं। ये उपाधियां धारण करने वाले विजयनगर साम्राज्य के प्रथम शासक बनते हैं। और राजव्यास और राजा वाल्मीकि की उपाधि धारण होगी, राजव्यास और राजा वाल्मीकि की उपाधि धारण की इन्होंने, ठीक ना। फिर आते देवराय प्रथम महत्वपूर्ण है। देवराय प्रथम महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि तुंगभद्रा नदी पर बांध तो बनवाता ही है, साथ ही साथ इटली यात्री निकोलो दी कांटी इसके समय पे आता है। बताओ, इटली यात्री निकोलो दी कांटी आ रहा है कहाँ पे, विजयनगर साम्राज्य में। पूछा गया है निकोलो दी कांटी किसकी शासन में आया था, विजयनगर प्रथम के सामने, सॉरी विजयनगर साम्राज्य में देवराय प्रथम के टाइम पे। किसके टाइम पे, देवराय प्रथम के टाइम पे। अभी 4-5 यात्री आएंगे, याद रखना, ठीक ना। और तेलुगु कवि श्रीनाथ इनके संरक्षण में थे, ठीक ना। जिनका ग्रंथ क्या है, हरिविलास। हरिविलास किसका है, श्रीनाथ का, श्रीनाथ का। देवराय द्वितीय, के समय ना फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक आते हैं। देवराय प्रथम के टाइम पे कौन आया, इटली यात्री निकोलो दी कांटी, यही है ना, निकोलो दी कांटी आया आपका पहले, ठीक है ना। फिर उपाधि क्या थी, गज वेटकर। देवराय द्वितीय गज वेटकर, गज का वध करने वाला, गज वेटकर। कोड बिंदु विद्रोह का दमन किया था। बेलेम के शासक को विजयनगर की अधीनता स्वीकार करने हेतु बाध्य किया था। सेना में मुसलमानों की भर्ती प्रारंभ, ये आपको याद रखना, देवराय द्वितीय ने क्या किया था, देवराय द्वितीय ने मुसलमानों को सेना में भर्ती होने का शुरुआत रखा था। और 2000 तुर्की धनुर्धर सेना में शामिल किए थे। इसके समय पर अब्दुल रज्जाक यहाँ पर आया था
और श्रीनाथ को कवि सार्वभौम की उपाधि दी थी। देवराय प्रथम के टाइम पे भी श्रीनाथ थे, जिनका ग्रंथ हरिविलास है, और देवराय द्वितीय के टाइम पे भी थे। जवान लड़खड़ाने लगे लगातार बोलने बोल 5 घंटे से वैसे क्लास में बोल के आया, 2 घंटे भी आपकी रिकॉर्डिंग कर दी, अब फिर शुरू हो गया। श्रीनाथ को कवि सार्वभौम की उपाधि थी। अब आते हैं अगले मल्लिकार्जुन। तो देखो पहले कौन आया, हरिहर, फिर बुक्का, हरिहर प्रथम, फिर देवराय प्रथम, फिर देवराय द्वितीय, फिर मल्लिकार्जुन। क्रम याद करा रहा हूँ मैं आपके लिए। मल्लिकार्जुन की उपाधि भी गजबेट करती। विजयनगर साम्राज्य में पतन की प्रक्रिया यहीं से प्रारंभ हो जाती है। इसे प्रोढ़ देवराय, मल्लिकार्जुन को क्या प्रोढ़ देवराय भी कहा जाता है, प्रोढ़ देवराय भी कहा जाता है। बहमनी शासक अलाउद्दीन और उड़ीसा के शासक कपिलेश्वर ने संयुक्त आक्रमण को विफल बनाया। इसने बहमनी शासक अलाउद्दीन और उड़ीसा के शासक कपिलेश्वर के संयुक्त आक्रमण को विफल बनाया। और चीनी यात्री महुयान, मल्लिकार्जुन को एम से है, और महुयान, चीनी यात्री महुयान इस पे आया था। प्रोढ़ देवराय के समय पे आया था महुयान। तो मल्लिकार्जुन के समय पे महुयान रखना, उनका नाम प्रोढ़ देवराय था। क्या नाम, प्रोढ़ देवराय था, ठीक है ना। फिर आते विरूपाक्ष द्वितीय, संगम वंश का अंतिम शासक था। बहमनी साम्राज्य द्वारा विजयनगर पर प्रथम विजय मानी जाती है विरूपाक्ष द्वितीय के समय पर, ठीक है ना। ठीक, चलो ठीक। तो विरूपाक्ष द्वितीय अंतिम शासक थे, ये पूरा याद रख लेना। फारसी राजदूत देवदार अब्दुल रज्जाक कब आया था, देवराय द्वितीय के टाइम पे, देवराय द्वितीय के टाइम पे आया था, ठीक है ना। चलो अब आते हैं सुलभ वंश। सुलभ वंश महत्वपूर्ण है आपके लिए, सुलभ वंश याद रखना। तो सुलभ वंश की स्थापना सालुब नरसिंह ने की थी। सालुब नरसिंह संगम के पतन के बाद सत्ताधिकार किया। उड़ीसा के गजपति शासक पुरुषोत्तम गजपति ने विजयनगर पर आक्रमण किया। याद रखना, उड़ीसा के गजपति शासक ने कब आक्रमण किया, सुलभ वंश के समय पर आक्रमण किया है, संगम के वंश पर आक्रमण नहीं। इस आक्रमण में सुलभ नरसिंह को बंदी बनाया गया, याचना प्रार्थना कर मुक्त कर दिया गया उन्हें। तो उदयगिरी दुख पर गजपतियों का अधिकार हो गया। अरब यात्रियों से घोड़ों के आयात को प्रोत्साहन दिया, किसने, सुलभ नरसिंह ने। उद्देश्य क्या था, विजयनगर में घुड़सवार सेना को मजबूत करना, सुदृढ़ करना। फिर इमादी नरसिंह, ये पूछा गया, ये सेंटेंस पूछा गया है कि विजयनगर के किस शासक ने घुड़सवार के आयतों की अनुमति दी थी। सलूब नरसिंह, मतलब अनुमति प्रमोट किया था, ठीक ना। इमादी नरसिंह दूसरे होते हैं, अल्पायु में शासक बनता है। वास्तविक सत्ता उसके सेना नायक के हाथ में रही। और सेना नायक कौन था, नरसा नायक। कौन था बेटा, नरसा नायक था, ठीक ना। ठीक, अब नरसा नायक के बेटे को लालच आ जाती है यहाँ से। नरसा नायक की भूमिका थी अवसर पाकर वास्तविक सत्ता अपने हाथ में ले ली। चोल चेल और पांड्य शासकों से अधीनता स्वीकार, ये चोल चेल पांड्य संगम कालीन चले आ रहा तब से। चोल चेल पांड्य शासकों से अधीनता स्वीकार कराई और विजयनगर की दक्षिण भारत में स्थिति मजबूत की। सलुब का वंश नरसा नायक के पुत्र ने इमादी नरसिंह की हत्या कर दी और सलुब वंश का अंत हुआ। इसको बताया तुलुब वंश या तेलुगु वंश, ठीक है ना, सुलभ वंश या तेलुगु वंश। रिवीजन कर लो शॉर्ट में। तुलुब वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने, किसने की, वीर नरसिंह की उपाधि क्या थी, भुजबल, ठीक है ना। अंतिम शासक कौन थे इसके, तिरुमल थे। तो सबसे पहले आते हैं आप महत्वपूर्ण शासक कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय 1509 में 1509 में सिंहासन होते हैं। विजयनगर का महानतम शासक माना जाता है। बाबरनामा में बाबर इसे समकालीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कहता है। पूछा गया सेंटेंस कि बाबरनामा में दक्षिणकालीन किस शासक को उल्लेख है, तो किसका है, कृष्णदेवराय का। किसका है, कृष्णदेवराय का। अब देखो बाबरनामा, बाबर अभी आ रहा है, इसके पहले पुर्तगाली आ चुके कि नहीं, विदेशी यात्री आना शुरू हो गए हैं। तेलुगु साहित्य के स्वर्णकाल की बात करें, आंध्रभोज आंध्रभोज तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल की बात करें, इस टाइम पे क्या, कृष्णदेव राय के समय पर तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसकी उपाधि आंध्रभोज थी, उपनाम क्या था, आंध्रभोज था। पुर्तगाली प्रयास अल बुकर द्वारा भेजे गए फादर लुई के प्रस्ताव आज स्वीकृत किए गए, ठीक है ना। पुर्तगाली प्रयास क्या, अब अल बुकर द्वारा, जो अल बुकर था पुर्तगाली गवर्नर, उसने फादर लुई को भेजा। इसके प्रस्ताव क्या, कालीकट के जमीन के विरुद्ध समझौता कारखाना करने का प्रस्ताव क्या नहीं माना। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सर्वप्रथम पुर्तगालियों का विरोध किसने किया था। तो आपको तो पढ़ाएगा क्या कि जमोरिन ने पुर्तगाली की शुरुआत किया था। होता क्या है, जब पुर्तगाली आते हैं, आपके सुन यहाँ पे, अब जब पुर्तगाली आते हैं तो जमोरिन भाई से पहले तो स्वागत करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अरब यात्री आपको पहले से दिख रहे हैं, जो पहले से अरब यात्री दिख रहे हैं, वो इसका विरोध करते हैं। तो जमोरिन और पुर्तगाली के बीच में युद्ध होता है, ठीक ना। युद्ध हो यार, अदोनी का युद्ध, ये वो वाला नहीं, बट दूसरा आएगा वो, ठीक है, वो अलग आएगा। लेकिन अब आते हैं अदोनी का युद्ध होता है, विजयनगर साम्राज्य वर्सेस दक्कन के सुल्तान। तो यूसुफ आदिल शाह मारा जाता है। कृष्णदेव राय ने रायचूर और गोलबर पर अधिकार कर लिया। बीदर पर आक्रमण कर बहमनी शासक
महमूद शाह को और कासिम बरीद के प्रभाव से मुक्त कराकर कासिम बरीद को ना इधर पहले क्या किया, कृष्णदेव राय ने रायचूर और गुलबर्ग पर अधिकार किया। पहला सच में सॉरी इधर पर आक्रमण कर बहमनी शासक महमूद शाह कासिम बरीद के प्रभाव से मुक्त कर पुनः गद्दी पर बैठाया और इस उपलक्ष्य में उपाधि क्या ली, एवं राज्य स्थापनाचार। किसने, कृष्णदेव राय ने। पूछना कृष्णदेव राय की उपाधि क्या है बेटा, एवं राज्य स्थापनाचार। ये याद ना, फादर लुई किसके दरबार में आया था, फादर दूर किसके दरबार में आया था, कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात करें तो अष्ट दिग्गज तेलुगु साहित्य के 8 महान कवि थे। अष्ट दिग्गज तेलुगु साहित्य के 8 महान कवि थे, जिसमें प्रमुख पेद्दन थे। कौन थे, प्रमुख पेद्दन थे। यात्रा की बात करें तो डुआर्टो बारबोसा और डोमिंगो पायस। लुई तो आया ही था आपका, लेकिन डुआर्टे ये पूछा गया है, लिखने की बात आती है इसकी बैंड हो जाती है। डुआर्टे बारबोसा भी यहाँ पे थे भाई साहब, और डोमिंगो पायस भी कृष्णदेव राय के दरबार में आए हैं। मैं बोलूंगा देवराय प्रथम के दरबार कौन आया था, कांटी। देवराय प्रथम के निकोलो दी कांटी आया था। देवराय द्वितीय के टाइम पे अब्दुल रज्जाक आया था। और यहाँ पे डोमिंगो पायस आ गया कृष्णदेव राय पे, और डुआर्टो बारबोसा आ गया। स्थापत्य की बात करें तो हजारा मंदिर, विठल स्वामी मंदिर और चिदम्बरम मंदिर किसने बनवाया, कृष्णदेव राय ने बनवाया। एक मिनट रुकना। तो बनवाया कृष्णदेव राय ने बनवाया, और 1520 तक शत्रुओं का निर्णायक विजय प्राप्त की। अब आते हैं अच्युत देव राय, बनाते हैं अच्युत देव राय। तुम याद रखना, अच्युत देव राय कृष्णदेव द्वारा उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। आंतरिक संघर्ष में जमाता मतलब कि राम राय का प्रभाव था। जमाता मतलब होता पोता। भारी चुनौतियों में गजपति शासक बीजापुर रायचूर मुदगल पर उतार चढ़ाव कर रहे थे। राम राय के साथ सत्ता संघर्ष, समझौते, बंदी प्लान की घटनाएं इनके साथ टाइम में होती हैं, और मृत्यु के बाद सत्ता संघर्ष जारी रहता है। फिर आते सदाशिव राय। अब यहाँ पे कोई महत्वपूर्ण नहीं है व्यक्ति, कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। फिर आते सदाशिव राय, नाम मात्र का शासक था, वास्तविक सत्ता राम राय के हाथ में थी। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी सेना में मुसलमानों की व्यापक भर्ती हुई। राम राय द्वारा दक्कनी सुल्तानों की अंतरराज्यीय राजनीति में हस्तक्षेप किया गया। इसी वजह से क्या होता है, पांचों जो आपके बहमनी वो है ना सुल्तान वाले, पांचों सुल्तान मिलके एक साथ इन पे आक्रमण करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है विजयनगर बनाम मुस्लिम संघ। अब इस मुस्लिम संघ में कौन कौन था, कौन शामिल था। मुस्लिम संघ में जो बहमनी टूटकर 5 राज्य बनते हैं, एक नहीं था बस, बीदर इसमें बरार नहीं था। बका अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बीदर। याद करो, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा। मेरी राइटिंग का मजाक उड़ाया करो, बाकायदा मजी आती है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। जितना उड़ा सको उतना उड़ाओ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को अच्छा लगता है। वास्तविकता है राइटिंग मेरी सच में गंदी है, बहुत ज़्यादा गंदी है। मेरे ऑफलाइन बच्चे परेशान हैं, आप लोग तो वैसे ही परेशान होगा, ऑनलाइन वैसे लिख नहीं आता इस पे तो। अपना पेन टेब है नहीं, दूसरे का है तो और ज़्यादा बिगड़ गई है। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बीदर, ठीक ना, बराबर बस समझ में आती है, इतना ही समझ में आती है, ठीक ना। युद्धकालीन शासक सदाशिव थे, सदाशिव का युद्ध होता है। प्रत्यक्षदर्शी सेविल, सेविल महोदय को इसको देखा है, पूछा गया किसने देखा है, सेविल ने। प्रारंभिक सफलता के बाद रामराय के मुस्लिम सैनिक पलट जाने के कारण रामराय मारा गया, और परिणाम विजयनगर साम्राज्य का निर्णायक पतन हुआ। याद रखना, बरार सम्मिलित नहीं था, बकाया सब थे, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बीदर। बरार इसमें सम्मिलित नहीं था, ठीक है ना। कब होता है, 23 जनवरी 1565, बहुत महत्वपूर्ण है। 23 जनवरी 1565, 1564, 23 जनवरी 1565, ठीक है ना, याद रखना। तो तुलुप वंश की स्थापना, वीर नरसिंह। कृष्णदेव राय का उपनाम आंध्रभोज। अदौनी युद्ध में मारा गया, यूसुफ आदिल शाह। यवनराज देवराय, कालीकोटा, ठीक ना, राम राय। अब आ जाओ अरिविडु वंश, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश अरिविडु वंश, अरिविडु वंश, ठीक ना। और आपको आप देखना, जब मैसूर युद्ध होगा ना आपका, टीपू सुल्तान वाला युद्ध होगा, मैसूर युद्ध होगा, तो फिर अरिविडु वंश का शासक स्थापित करते हैं अंग्रेज लोग, इसी अरिविडु वंश का। संस्थापक कौन था, तिरुमल था। 1570 में तालीकोटा युद्ध के 5 साल बाद। नोट, 1517 की तिथि अरिविडु वंश के लिए प्रमाणिक नहीं मानी जाती है, अक्सर छोटी बस लिखा गया था। 1517 नहीं, 1570 है। राजधानी
तिरुमल ने सदाशिव के नाम पर शासन चलाते हुए पेनुकोंडा या वेनुकोंडा को विजयनगर साम्राज्य की राजधानी माना। प्रमुख शासक में वेंकट द्वितीय 1592 में अपने दरबार में ईसाई पादरियों का स्वागत किया, धर्म प्रचार एवं गिरजाघर निर्माण की अनुमति दी, धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उसके शासनकाल में साम्राज्य में कुछ हद तक स्थिरता थी। वेंकट द्वितीय के टाइम पे वह श्रीरंग आते हैं, अरिवड़ु वंश एवं विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक था। इस समय विजयनगर की राजनीतिक शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी ना। ठीक, चलो अब आते हैं विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन। ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नायंकर व्यवस्था अगर आपसे आगे पूछी जाती है, याद रखना। केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो शासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। राजा की उपाधि राय होती थी। राय राय क्या है? राजा की उपाधि है। राजा को ईश्वर समतुल्य माना जाता था, परंतु व्यवहार में संस्थाओं पर नियंत्रण था। राज परिषद की बात करें तो राजा की शक्ति पर नियंत्रण रखने वाली सबसे प्रभावशाली संस्था थी। इसके सदस्य कौन कौन से होते थे? प्रांतीय नायक, सामंत शासक, विद्वान, संगीतकार, कलाकार, व्यापारी, विदेशी राजदूत। एक काम क्या करते थे? नीति का निर्धारण करते थे, प्रशासनिक परामर्श करते थे और साम्राज्य की एकता बनाए रखने का काम करते थे और राजा को इन पर सलाह देते थे। मंत्री परिषद होती थी। मंत्री परिषद का प्रधान महाप्रधान कहलाता था। राजा युवराज के बाद सर्वाधिक शक्तिशाली अधिकारी इसमें होते थे। प्रमुख दायित्व क्या है? केंद्रीय प्रशासन का संचालन, राजस्व और सैन्य मामलों में सहायता करना राजा की। प्रमुख केंद्रीय अधिकारी को कणिकिम कहते थे। याद रखना, प्रमुख केंद्रीय अधिकारी कणिकिम प्रमुख है। कणिकिम आपका प्रमुख है यहाँ पे। कणिकिम क्यों प्रमुख है? लेखाधिकारी और एक गलती कर दी मैंने। मैं आपको कुछ फैक्ट अलग से लिखवाता हूँ। मैंने मुगल काल में नहीं लिखवाया आपको, वो यहाँ पे एक साथ लिखवा दूंगा मैं, ठीक है ना। लेखाधिकारी राजकीय अभिलेखों का प्रभारी कहा जाता है। कनिकम क्या? लेखाधिकारी राजकीय अभिलेखों का प्रभारी कहा जाता है। बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन की, तो प्रांतीय प्रशासनिक इकाइयों का क्रम प्रांत, फिर कोट्टम, फिर नाडु, फिर मेला प्रांगम और ग्राम। याद रखना, प्रांतीय प्रशासन में क्या प्रशासनिक इकाइयों का क्रम बात करें, पहले प्रांत आता है, प्रांत के नीचे कोट्टम या नाडु आते हैं, तो जिला बोलते हैं हम लोग। कोट्टम है वलनाडु, गुजला बोलते हैं। नाडु यहाँ पे और छोटी इकाई तहसील होती थी नाडु। फिर मेलपा ग्राम क्या होता है? मेलपा ग्राम गांव का समूह होता है। और ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। तो और ग्राम, मेलपा ग्राम, नाडु, कोट्टम, वलनाडु, उपरांत, ठीक है ना। नायक या नायंकर व्यवस्था क्या थी? अब सुनना, नायक या नायंकर व्यवस्था क्या थी? तो विजयनगर की सैन्य प्रशासनिक व्यवस्था का आधार थी। राजा द्वारा विशेष सेवाओं, सैन्य और आसन के बदले भू क्षेत्र प्रदान किए जाते थे। मुख्य तथ्य की बात करें तो प्रदत्त भूमि को अमराय भूमि कहते थे। तो याद रखना, जो आपको भूमि दी जा रही है, दान में नहीं दी जा रही है, दान में दी गई भूमि नहीं है, वेतन या सैलरी के बदले जो भूक्षेत्र दिया जाता है उसको अमराय कहते थे, और जो भूमि ग्रहण करता था उसको अमर नायक कहते थे। प्रारंभ में सेवा शर्तों पर आधारित थी, बाद में भूमि अनुवांशिक बन जाती है, वंशानुगत बन जाती है। भूमि या कृषक, या भूमि के प्रकार पूछ रहे हैं, इस भूमि को क्या कहते हैं? तो उर्वली पद्धति भूमि या कृषक वर्गीकरण उर्वली पद्धति। गांव में विशिष्ट सेवाओं के बदले लगान मुक्त भूमि, गांव में विशिष्ट सेवाओं के बदले लगान मुक्त भूमि, उर्वली पद्धति, ठीक है ना। ठीक ठीक, जो सफाई की सेवा कर रहे हो, सुरक्षा की कर रहे हो, कुछ विशिष्ट सेवाएं कर रहे हो राजा के लिए, तो उर्वली पद्धति। रक्त या खल्लत कोड़गे, युद्ध में सौर प्रदर्शन करने वाले या युद्ध में अनुचित रूप से मारे गए परिवारों को दी गई भूमि कौन सी? रक्त भूमि या खल्लत कोड़गे। कुटगी क्या होती है? कुटगी ब्राह्मण, मंदिर, बड़े स्वामियों के लिए दी गई भूमि होती थी। इसमें वो लोग स्वयं कृषि का काम नहीं करते, इसको बाद पट्टे पे, इसलिए कुटगी किसानों को पट्टे पर दी जाती थी, इसलिए इसको क्या पट्टे पे दी गई भूमि कहते हैं। कुदी भूमि, कुदी खेती में लगे किसान और मजदूर की भूमि। भंडाराबाद ग्राम, भूमि राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण में और किसान सीधे राज्य को कर देते थे भंडाराबाद में। तो फिर से देखो, उर्वली भूमि, रक्त भूमि, कुटगी भूमि, कुदी भूमि और भंडारवाद ग्राम, ठीक है ना। स्थानीय प्रशासन की बात करें तो ग्राम संस्थाएं होती थी, सभा, महासभा, महाजन। काम क्या था इनका? ग्राम के सार्वजनिक भूमि का विक्रय और राजकीय करों का संग्रह, ठीक है ना। ब्रह्मदेव ग्राम कौन से होते थे? ब्राह्मणों को दान में दी गई दाम, इनको सभाएं इनकी। अब सुनना, यहाँ पे फिर सुनना, यहाँ पे याद रखना, आपको विजयनगर साम्राज्य में अलग अलग गांव की अलग अलग सभाएं होती थी। जैसे क्या मैंने बोला, ग्राम सभा में सभा, महासभा, महाजन आते थे, ठीक है ना। ब्रह्मदेव गांव की सभा को क्या बोलते? चतुर्वेदी मंगलम बोलते। याद कैसे रहोगे? पंडित चतुर्वेदी कहलाते हैं, लेकिन त्रिवेदी, चतुर्वेदी, तिवारी, त्रिपाठी, ये कहलाते हैं। तो ब्रह्मदेव गांव में क्या ब्राह्मणों को अनुदान में दिए गए गांव, सभाएं क्या है इनकी? चतुर्वेदी मंगलम। नाड़ू की बात करें, नाड़ू की गांव से बड़ी राजनीतिक इकाई है, गांव से बड़ी
राजनीतिक इकाई है। उत्तर सदस्य कौन है? नाथद्वार है। सदस्य कौन है इसके? नाथद्वार है, ठीक है ना, नाथद्वार। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आगे बढ़े। ब्रह्मदेव गांव क्या? ब्राह्मणों को दान में दिए गए ग्राम सभाएं चतुर्वेदी मंगलम। नाड़ू की बात करें, गांव से बड़ी राजनीतिक इकाई नाथद्वार है। अब आते आयंगर व्यवस्था क्या है? तो दोस्त, न्यायिक व्यवस्था क्या हो गई है? सैन्य और प्रशासनिक सेवाओं के बदले दी गई भूमि हुई, ठीक है ना। आयकर व्यवस्था क्या है? स्थानीय प्रशासन की महत्वपूर्ण विशेषता थी आय व्यवस्था। क्या व्यवस्था थी इसकी? ग्रामों को स्वतंत्र प्रकाश प्रशासनिक इकाई के रूप में गठित किया गया है। प्रशासन है तो 12 अधिकारी, आयकर क्या 12 अधिकारी होते थे, इन अधिकारियों को आयकर, ये स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था है। न्यायिकर क्या आपकी? न्यायिकर जो व्यवस्था, न्यायिकर व्यवस्था क्या थी? सैन्य और असैन्य सेना के बदले जो भूमि दी जा रही है उसका प्रशासन संभालना। आयकर व्यवस्था क्या है? स्थानीय प्रशासन में जो एक इकाई थी, 12 संस्थान, 12 लोगों की अधिकारी की नियुक्ति होती थी, उनको आयकर कहते हैं, उनको आयकर कहते हैं, ठीक है ना। नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती थी, पद अनुवांशिकता, वेतन लगान और कर्मक भूमि के रूप में दिया जाता था, ठीक है ना। ठीक, तो देख लो, आप रिवाइज कर लो। अब विजयनगर साम्राज्य में कर कौन कौन से थे, सिक्के कौन से, समाज की व्यवस्था क्या थी, बात करते हैं। विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख कर, ये आपसे पूछे गए हैं, ये आपसे पूछे गए हैं, याद रखना। कौन कौन से कर है बेटा? पुरायस एवं सामान्य कर, कदमई, मगमई, कनिकरई, कतनम, वरम, भोगम, बारी, पत्तनम, एराई, कतायम। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत शिष्ट को माना जाता है, शिष्ट ना। फिर से, कदमई, मगमई, कनिकरई, कत्तम, वरम, भोगम, बारी, पत्तम, एराई, कतायम। कदमई, मगमई, कनिरक्कई, कत्तम, वरम, भोगम, बारी, पत्तम, एराई, कतायम, ठीक है ना। शिष्ट बात करें तो राज्य की आय का प्रमुख स्रोत माना जाता है। अन्य कर की बात करें तो विवाह कर लिया जाता है, ठीक है। वेश्याओं से प्राप्त कर पुलिस कर्मचारियों के वेतन हेतु प्रयुक्त होता था। व्यापार, कृषि, सिंचाई, पशुपालन, बंधकार कर प्रचलित थे, ठीक है ना, बंधकार कर प्रचलित थे, ये बहुत सारे करते। सिक्कों की बात करें तो वरा है सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का था, विजयनगर साम्राज्य में वरा है, वरा है सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का था। अन्ना, होड़ और पैगोडा, पहला पैगोडा किसकी मुद्रा है? विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा पूछी गई है। होड़ और पैगोडा विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा है, विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा पूछी गई है। होड़ और पैगोडा किसकी है? विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा है, ठीक है ना। तुलुप वंश के सिक्कों पर आकृति, बैल, गरुड़, उमा, वेंकटेश, बालकृष्ण, ठीक है ना। रजत सिक्कों को तार कहते हैं, रजत सिक्के होते थे, चांदी के सिक्के रजत सिक्के तार होते हैं। बात करें तो हरियन ने स्वर्ण बनाए सिक्कों पर हनुमान और गणों की आकृतियां बनाई थी। विजयनगर काल में सर्वाधिक निर्यातित वस्तु काली मिर्च थी और सर्वाधिक आयातित वस्तु घोड़े थे। सर्वाधिक आयात किसका कर रहे हैं? घोड़ों का। और बेच किसको रहे हम लोग? बेच कर रहे, एक्सपेंड किसको कर रहे हैं? काली मिर्च को, ठीक है ना। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। विजयनगर साम्राज्य में समाज की बात करें, सामाजिक संरचना में समाज शास्त्रीय धार्मिक परंपराओं पर आधारित था। वर्ण व्यवस्था विद्वान थी, ब्राह्मणों को विशेष अधिकार थे, मृत्युदंड ब्राह्मणों को नहीं दिया जाता था। विशेष सामाजिक वर्ग की बात करें, सतशूद्र, ये शूद्र जो उच्च जातियों के विशेष अधिकारों पर अधिकार करते थे। सतशूद्र कौन? वे शूद्र जो उच्च जातियों के विशेष अधिकारों पर अधिकार करते थे। और दास प्रथा प्रचलित थी, मनुष्य को क्रय विक्रय होता था। दास को बेसवाग कहते हैं, दास को क्या? बेसवाग कहते हैं, दास को बेसवाग कहते हैं। स्त्रियों की स्थिति बात करें तो सम्मानजनक थी, पर्दा प्रथा का अभाव था, लेकिन देवदासी प्रथा प्रचलित थी, देवदासियों को वेतन दिया जाता था। नकारात्मक बात की बात करें तो विधवाओं की स्थिति दयनीय थी, सती प्रचलन यहाँ पे भी थी। लिंगायत संप्रदाय में विधवाओं को जीवित दफनाने की प्रथा थी, याद रखना। लिंगायत संप्रदाय में क्या? विधवाओं को जीवित दफनाने की प्रथा थी। बाल विवाह प्रचलित था और राजाओं एवं कुलीन वर्ग में बहुविवाह भी था और वैश्यावृत्ति भी। सांस्कृतिक कला की बात करें, गढ़पेंद, गढ़पेंद क्या? पैर में पहना जाने वाला कड़ा, जो पैर में कड़ा पहना जाता है वो क्या बोलते हैं? गढ़पेंद कहते हैं। युद्ध वीरता का प्रतीक माना जाता है, तो पुरुष वर्ग पहनते हैं, पुरुष वर्ग के द्वारा युद्ध में पहने जाने वाला कड़ा क्या है? गढ़पेंद कहला, गढ़पेंद। प्रमुखोत्सव, महानवमी प्रमुखोत्सव थी। यक्षगान नृत्य नाट्य शैली का विकास हुआ। यक्षिणी शैली नृत्य नाटक संगीत शैली का, यक्षगान नृत्य नाट्य है, नृत्य संगीत क्या आपकी? यक्षिणी। लेपाक्षी कला, विजयनगर की स्वतंत्र चित्रकला थी लेपाक्षी, लेपाक्षी चित्रकला विजयनगर साम्राज्य की स्वतंत्र चित्रकला थी। प्रयुक्त लिपि नंदी नागरी लिपि पूछी गई है। विजयनगर साम्राज्य की लिपि कौन सी थी? तो विजयनगर साम्राज्य की लिपि कौन सी बेटा? नंदी नागरी लिपि थी। कौन सी थी? नंदी नागरी प्रमुख लिपि थी। विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख लिपि कौन सी थी? नंदी नागरी। कौन सी थी? नंदी नागरी आपकी प्रमुख लिपि मानी जाती है विजयनगर साम्राज्य की, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े।
ऐतिहासिक की बात करें तो बुक्का विजय 1300 से बुक्का प्रथम ने विजयनगर और मोहम्मद शाह बहमनी के युद्ध हुआ था। भारत में पहली बार तोप बहमनी शासक द्वारा की गई थी। तो बाबर तो बाद में आया था ना, बाबर बाबर तो बाद में आया था, 1509 कुछ आसपास आया था, 1500 आया था, है कि नहीं। तो भारत में पहली बार तोप का प्रयोग बहमनी शासक द्वारा किया गया। हुक्का प्रथम जो विजयनगर था और मोहम्मद शाह बहमनी, ठीक है याद रखना। सोनार की बेटी का युद्ध कहा जाता है। इसमें विजयनगर शासक देवराय थे और बहमनी शासक कौन थे आपके, फिरोज शाह थे, ठीक है। चलो साहित्य की बात करें, ये आपके महत्वपूर्ण है साहित्य में, यहाँ पे रचना याद करना है। तो किसने देवराय की रचना कौन कौन सी, अमुक्तमाल्या जो तेलुगु में, और जाम्बती कल्याण संस्कृत में, उषा परिणय, ठीक है ना। ये तीन तो आपकी कृष्ण देव राय की ही रचना है, जो कि आपके सुलभ वंश के होते हैं राजा। बात करें सुलभ वंश की, बात करें अन्य साहित्य की, तो विरूपाक्ष नारायण विलास द्वारा लिखा गया है। विरूपाक्ष आपका नारायण विलास का है संस्कृत में। पेडन्ना को आंध्र कविता का पितामह कहते हैं। नदी तिमा परिजात हरण का है। नन्यान महाभारत का तेलुगु अनुवाद है, जो कि अपूर्ण है। वीरभद्र अभिज्ञान शकुंतलम का तेलुगु अनुवाद है, याद रखना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अब आमुक्तमाल्य तेलुगु में कृष्णदेव राय की है। जामवती कल्याण संस्कृत में राय की है। और उषा परिणय भी कृष्णदेव राय की है। विरूपाक्ष की नारायण विलास की संस्कृत में है। पेडन्ना को आंध्र कविता का पितामह कहा जाता है, ठीक ना। हरिविलास किसकी थी, श्रीनाथ की थी, याद रखना, ठीक ना। चलो प्रमुख कर विष्टता, प्रमुख सिक्का स्वर्ण हो गया, पराय। चांदी के सिक्को तार कहते हैं। निर्यात काली मिर्च, आयात गोरी मिर्च, उत्सव महानवी, नृत्य यक्षगान। और पहली बार 1300 बहमनी साम्राज्य में तोपों का प्रयोग। आ जाओ बहमनी साम्राज्य, इसका बहमनी साम्राज्य, बात करते हैं बहमनी की स्थापना की। 1346 में जफर खान ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाही की उपाधि धारण कर बहमनी वंश की स्थापना की थी। क्या 1346 में जफर खान ने 1346 में जफर खान ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण कर बहमनी वंश की स्थापना की थी। किसकी, बहमनी वंश की स्थापना की थी। और दिल्ली सल्तनत में एमबीडी के काल में, कब, एमबीडी के टाइम में फ्री हो गया था। और इसी बहमन शाह के समय पर, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के समय पर विजयनगर साम्राज्य से युद्ध शुरू हो गया था, आपको पता है। तो विजयनगर और बहमनी दोनों ही अपनी स्थापना के काल से युद्ध में ग्रसित थे। विजयनगर और बहमनी दोनों ही अपनी स्थापना के काल से ही क्या थे, युद्ध में ग्रसित थे, याद रखना। दोनों ही युद्ध में ग्रसित थे, इस बात को याद रखना, ठीक है ना। दोनों ही अपनी स्थापना के समय से क्या, युद्ध में ग्रसित थे। मेरी राइटिंग ऐसी ही है। ऑफलाइन बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बट हाँ इतना कि समझ में आ जाता है, ठीक है ना। और लिखता सिर्फ सपोर्टिंग के लिए हूँ। अगर ऐसा लिखा सामने आता है, जब लिखना थोड़ा अच्छे से भी लिख लेता हूँ जब लिखवाना होता है तो ऐसा नहीं है कि बेकार ही लिखूँ। देखो मजे ले रहे क्लास में। चलो आगे बढ़े हम लोग। आप लोग कमेंट्स मेरे पास नहीं आती, कमेंट किया करो आप लोग भाई। दो चार बच्चे कमेंट करते हैं, मैसेज तो भेजते रहते हो पर्सनली।
जिद पे अगर मैं आ जाऊं। हाँ, बहुत शानदार लाइन सा है ये। जिद पे अगर मैं आऊं तो पल मैं तुझको अभी उठा ले जाऊं। ये समझ ले गोरी मेरी तू तुझे प्यार है। प्यार मोहब्बत की सारी शर्म नहीं आती है। बच्चों क्या पता आप लोग हैं, ऐसे काम करते हो। थोड़ा गले को रेस्ट दे रहा हूँ, अभी रेस्ट ले लो, रिवाइज कर लो विजयनगर। विजयनगर को रिवाइज कर लो, इतने में थोड़ा गले को रेस्ट दे रहा हूँ मैं, क्योंकि गले की सच में बैंड बज गई है। अब रेस्ट कर लो थोड़ा गले के लिए हम। आप करो कंटिन्यू, रिवाइज करो, पूरे विजयनगर रिवाइज कर लो इतने में आप लोग। चलो हो गया, मैंने रेस्ट कर लिया है। तो बढ़ते आएंगे हम लोग, है कि नहीं। आपने रिवाइज भी कर लिया होगा। कहें क्या हम किसी से गर्दन के मारे हैं। गर्दन है, दुख दर्द कष्ट पीड़ा देके जाती है। बहमनी साम्राज्य। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना की बात करें, जफर खां अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। उपाधि, एक मिनट कहाँ जा रहे हो भाई, यहाँ पे आओ। दिल्ली सल्तनत में एमबीटी के टाइम पे, इसके टाइम पे एमबीटी के टाइम पे याद रखना, ठीक है ना। और शुरुआत से ही विजयनगर से भाई साहब युद्ध में लपट गए थे, याद है ना, शुरुआत से ही युद्ध में लपेटे थे विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य के साथ। अच्छा, कौन सा शासक था वहां पे विजयनगर में जिससे युद्ध चल रहा था शुरुआत से ही। टिपू सुल्तान अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। बहमन शाह, इसकी उपाधि हसन गंगू थी। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। कंधार, कोटरी, कल्याणी, बीदर और गुलबर्ग ने अधिकार किया था। मोहम्मद प्रथम आते हैं। तेलंगाना युद्ध में कफात नायक को पराजित करते हैं। तेलंगाना के राज सिंहासन तख्त फिरोजा को छीन लाते, ये आपका महत्वपूर्ण है। तेलंगाना के राज सिंहासन तख्त फिरोज को किसने छीना था। किसने छीना था, मोहम्मद प्रथम ने। किसने छीना बेटा, मोहम्मद प्रथम ने छीना। और अपने साम्राज्य को चार पार्ट में डिवाइड किया। दौलताबाद, फरार, दौलताबाद, फरार, बीदर और गोलबर्ग में डिवाइड किया। प्रथम बार बारूद का प्रयोग बहमनी इतिहास में हुआ था। सेना नायक अमीर उल उमरा ने किया था, याद रखना, ठीक ना। तजुद्दीन फिरोज शाह आते हैं। बहमनी वंश के सर्वाधिक विद्वान सुल्तान होते हैं तजुद्दीन फिरोज शाह, सर्वाधिक विद्वान। विदेशों से विद्वानों को दक्कन में बसने की अनुमति दी थी। भीमा नदी के किनारे फिरोजाबाद नगर बसाया था। सियाबुद्दीन अहमद शाह, राजधानी गुलबर्ग का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद रख दिया गया, ये पूछा गया था किसने, ठीक है ना। और भैया सियाबुद्दीन अहमद शाह, अहमद शाह अली संत के नाम से प्रसिद्ध थे और आज भी प्रसिद्ध हैं, याद रखना। महमूद गवाह, इफाकी यात्री आता है यहाँ पे, मूल नाम क्या था, अफाकी ईरानी था। अल्पवयस्क निजामुद्दीन अहमद हुमायूं के पुत्र के लिए प्रशासनिक शैक्षणिक परिषद के प्रमुख थे। महमूद तृतीय के राज्यों के प्रधानमंत्री बने थे। उपाधि ख्वाजा जहां थी।
पूर्व के 4 प्रांतों का विभाजन किया, ठीक है ना। प्रशासनिक विशेषताएं, पैमाने इतना महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए, इसलिए कोई फंसो मत। प्रांतीय विभाजन पर नियंत्रण, सेना भारत को विरोध, अमीर हमला छोड़ दो। पैमानी, बस पैमानी एक चीज महत्वपूर्ण है आपके लिए, अभी बताओ यहाँ पे क्या महत्वपूर्ण है, ये आपका महत्वपूर्ण रहता है। दक्कनी बनाम अफाकी घटों की स्थिति अंतर्विरोध हुआ। सुल्तान फिरोज शाह का हिंदुओं के झुकाव था, आंतरिक असंतोष बढ़ा। शहाबुद्दीन अहमद द्वारा ईरान के सिया तत्वों का आमंत्रण हुआ, आंतरिक षड्यंत्र हुए, ठीक है ना। इस वजह से क्या हुआ आपका बहमनी साम्राज्य पतन हुआ। अब आपको महत्वपूर्ण क्या है, जब बहमनी साम्राज्य पतन हुआ तो 5 उसमें बट गया राज्यों में, बरार, ईदरपुर, गोलकुंडा, बीदर और अहमद शाह। पहले तो आप बताओ, राक्षसी तंगड़ी के युद्ध में, तल्ली कोटा के युद्ध में, इनमें से किसने पार्टिसिपेट नहीं किया था? बरार ने। तो सर्वप्रथम बरार ने अलग होने की घोषणा की, फिर बीजापुर ने, फिर गोलकुंडा ने, फिर बीदर ने, फिर अहमद शाह ने। ठीक ना। बीजापुर में आदिल शाही, गोलकुंडा में कुतुब शाही, बीदर में बारिश शाही, अहमदनगर में निजाम शाही। यहाँ से सही जोड़ियाँ आती हैं, यहाँ से सही जोड़ियाँ आती है। रिवाइज कर लो, शॉर्ट में रिवाइज कर लो पूरा बहमनी साम्राज्य। यहाँ आ जाओ, ये आपके चारों उत्तरवर्ती, ये आपका महत्वपूर्ण है, ये आपका महत्वपूर्ण है। उत्तरवर्ती दक्कन सल्तनत, तो बरार में इमाद शाही, बरार में आपकी इमाद शाही, बीजापुर में आपकी आदिल शाही, अहमदनगर में निजाम शाही, गोलकुंडा में कुतुब शाही और बीदर में बरी शाही। तो याद कैसे करो, बीदर से बरी, दो बीदर, बीदर आ रहा बरी, ऐसे दा 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 इसमें ना, बीद इसमें दा इसमें भी, बीदर पर बरी शाही, गोलकुंडा में कुतुब शाही। तो कुतुब शाही के द्वारा गोलकुंडा को बनाया गया ना, याद है आपको, सबसे महान विशाल गुम्बद, तो उससे याद करना, ठीक ना। फिर गोलकुंडा का कुतुब शाही, ठीक ना। अहमदनगर निजाम पता ही होगा, अहमद के निजाम, अहमद निजाम शाही। बीजापुर में आदिल शाही, आदिल ने बीज खाए, आदिल बीजापुर, ठीक ना। और बरार इमाद शाही, तो बरार सल्तनत वंश इमाद शाही था। राजधानी एलिच और ग्वालियर थी। इस राजधानी सम्मिलित करने के लिए पूछ सकता है आपसे, पूछ गई नहीं अभी तक। विशेषता, बहमनी साम्राज्य सबसे पहले अलग हुआ था कौन? बरार, ये आ रहा है ना, सबसे पहले अलग हुआ था बरार। शासक फतेहुल्ला, अलाउद्दीन इमाद शाह, दरिया इमाद शाह, बुरहान इमाद शाह। महत्वपूर्ण घटना की बात करें तो बुरहान इमाद शाह के मंत्री तुफाल ने उसे कैद कर सत्ता हत्याई। अहमदनगर सल्तनत के शासक मुर्तजा निजाम शाह ने बुरहानपुर को मुक्त कराया, ठीक ना। चलो, बुरहान को मुक्त कराया था। और अंत 1577 में बरार का अहमदनगर विलय हो गया। बरार का क्या? अहमदनगर विलय हो गया 1577 में, ठीक है ना। तो बीजापुर आओ, तो बीजापुर में आदिल शाही मिलती है। नौरसपुर इनकी राजधानी थी। यूसुफ आदिल शाही इसके संस्थापक कौन थे? यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह। वंशीय दावा, आदिल शाह शासक स्वयं को तुर्की ऑटोमन का वंशज मानता है, ठीक है ना। बीजापुर कला स्थापत्य और सूफी परंपराओं प्रमुख केंद्र है, याद रखना। अहमदनगर में निजाम शाही थी। राजधानी है जुन्नार, अहमदनगर खिड़की थी। अहमद शाह ने स्थापना की थी, इसका नाम निजाम उल मुल्क। अहमद शाह ने क्या? निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की थी, याद रखना। अहमद शाह ने क्या? निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की थी, ठीक है ना। निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की थी। बरार को अपने अधीन किया था, बरार को अपने अधीन किया था 1574 में, देखा अपन ने। और दक्कन की राजनीति का केंद्रीय भूमिका थी। गोलकोंडा की बात करें तो गोलकोंडा कुतुबशाही थी, कुली कुतुब शाह के द्वारा स्थापित किया गया था, कुली कुतुब शाह के द्वारा स्थापित किया गया था। बीदर की बात करें तो बीदर सल्तनत में बरीद शाही थी, और किसने? अमीर अली बरीद द्वारा स्थापित किया गया। इसको दक्कन की लोमड़ी भी कहते हैं, चतरा की वजह से। अमीर अली बहमत को, अमीर अली बरीद को दक्कन की लोमड़ी भी कहते हैं, ठीक है ना। और इब्राहिम आदिल शाह ने बीदर को बीजापुर में मिला लिया था, ठीक है ना, बीदर को बीजापुर में मिला लिया था, ठीक है। चलो, अब देखो यहाँ पे पूरा शॉर्ट में रिवाइज कर लो बस। यही चार्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है, यही चार्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है। बरार में इमाद शाही, बीजापुर में आदिल शाही, अहमदनगर में निजाम शाही, गोलकुंडा में कुतुब शाही, बीदर में बरीद शाही, ठीक ना। तो बरार में इमाद, बीजापुर में बरार में इमाद, बरार में इमाद, बीजापुर में, और स्थापना फतेहुल्ला इमाद शाह ने। बीजापुर में आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह। अहमदनगर में अहमद शाह, अहमद शाह, निजाम से अहमद शाह। ये अहमदाबाद का शासक नहीं है अहमद शाह, वहां पे अलग मिलेगा आपको, ठीक ना। गोलकुंडा कुतुब शाही, कुली कुतुब शाह, बीदर बरीद शाही, अमीर अली बर्मा, ठीक है ना। 1619 में बीजापुर में मिला लिया था इसने आप इसको, और 1574 में अहमदनगर ने इसको मिला लिया था, ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले बरारा लगा हुआ, ऑटोमन वंश का दावा, बीजापुर आदिल शाही। सांस्कृतिक साहित्य के अंदर गोलकुंडा को कहा जाता है। कूटनीतिक रूप में बीदर को, जो बीदर के साथ सकते, अमीर अली बीरत को दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है। अमीर अली बरीद को दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है। बरार का विलय अहमदनगर में हो गया था, और बीदर का बीजापुर में। बरार
तो दोनों बाबा गए, एक बाबा अहमदनगर के पास गए, एक बाबा बीजापुर के पास गए, ठीक है। तो बा आ और बी बी, तो बी बी से रखना बी और बी, बीदरपुर से बीजापुर जी अच्छा मिलेगा जी, बी इधर और बी से बीजापुर, बी क्या रखना 19 में, 16-19 में, बी बराबर 74 में, ये ना। चलो अब शिवाजी का स्वराज्य जी आपके लिए महत्वपूर्ण। अब शिवाजी आ जाओ यहाँ से, ये याद रखना जैसे वहां पे आपको पूर्व मध्यकाल कठिन लगा था ना, ऐसे ही आपको यहाँ पूरा कठिन लगेगा, पूरा आधुनिक काल आते आते तक कठिन लगेगा यहाँ पे। ये शिवाजी का काल बहुत बड़ा है, इसको हम पढ़ेंगे आप पूरा, ठीक है, थोड़ा कठिन लगेगा, टफ लगेगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे नाम मराठी मिलेंगे आपको, ठीक है ना। यहाँ पे मुख्यतः क्रम याद करना है, क्षेत्र याद करना है, बहुत बड़ा है, याद रखना बहुत अच्छे से होना चाहिए। आपका रियायत सूफीवाद आ जाएगा, यहाँ पे सूफीवाद पढ़ेंगे हम लोग, फिर आज ही करेंगे इसको भी, अभी करेंगे इस क्लास में ही। चलो जल्दी एक बार बहमनी साम्राज्य को रिवाइज करो शॉर्ट में, जल्दी एक बार रिवाइज करो बहमनी साम्राज्य को, जल्दी से जल्दी बहमनी साम्राज्य को रिवाइज करो एक बार। क्या आपने, चलो आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े। तो शिवाजी द्वारा स्थापित राज्य, मराठा उत्कर्ष की बात करते हैं। मराठा उत्कर्ष का कारण क्या है, मराठा के उत्कर्ष का कारण, तो हिंदू, एक मिनट, हैंग नहीं होना चाहिए आपको, पाप लगेगा हैंग होने में, हैंग होना तो अंतिम सीधा बची भाई, अंतिम सोचा आप हैंग और परेशान कर रहे हो मुझे, अटक गया, ए अटक गया, अरे लटक गया। चलो शिवाजी द्वारा स्वराज क्या है भैया, स्वराज की धारणा शिवाजी की याद रखना, हिंदू जन जागरण व क्षेत्रीय जागरण क्षेत्र था, औरंगजेब के विरुद्ध, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियों का परिणाम था, मराठा संत कवि आंदोलन भक्ति परंपरा का प्रभाव था, और मुगल साम्राज्य का पतन, दक्कन की राजनीति में रिक्तता थी, इस वजह से मराठा साम्राज्य का उदय होता है। शिवाजी की बात करते हैं, शिवाजी का राज्याभिषेक की बात करें, तो 20 अप्रैल 1627 में, कुछ स्रोतों में 19 फरवरी 1630 है। जन्म सिवनेर दुर्ग में होता है, सिवनेर दुर्ग में होता है, पुणे क्षेत्र में होता है। पिता का नाम सायाजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई, पिता का नाम सायाजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई। समर्थक, तो गुरु कौन थे इसके, रामदास थे, भक्ति धार्मिक पीड़ा से प्रभावित थे। संरक्षक दादाजी कौन थे, ये याद रखना गुरु रामदास थे, शिवाजी के गुरु रामदास थे। और राजनीतिक गुरु मान लो, संरक्षक मान लो, संरक्षक में कौन थे बेटा, दादाजी कौंडेव, दादाजी कौंडेव, दादाजी कौंडेव, ठीक है ना। राज्याभिषेक की बात करें तो जून 1674 में रायगढ़ दुर्ग में, जून 1674 में रायगढ़ दुर्ग में, देखो जन्म 27 में और 74 में आपका रायगढ़ दुर्ग में क्या होता है, अभिषेक होता है, प्रथम अभिषेक, और दूसरा अभिषेक भी सितंबर 74 में। और जब प्रथम अभिषेक होता है तो आचार्य विश्वेश्वर द्वारा, गंगा भट्ट द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे हिंदू धर्म उपदेश की उपाधि ली जाती है और छत्रपति की उपाधि ली जाती है। दूसरा अभिषेक सितंबर में होता है निश्चलपुरी के गोसाई द्वारा, वैदिक कानूनी आपत्तियों की समाधान हेतु, ठीक है ना, वैदिक कानूनी आपत्तियों की समाधान हेतु, ठीक है ना। दो राज्याभिषेक हुए, धार्मिक विधिक वैधता सुनिश्चित, दो राज्याभिषेक, पहला कब रायगढ़ में 74 में जून में, और दूसरा सितंबर में 74, ठीक है ना। पहला गंगा भट्ट द्वारा, दूसरा निश्चलपुरी के गोसाई द्वारा, ठीक है ना, याद रखना। शिवाजी की प्रमुख घटना, अब यहाँ पे घटना याद रखना, क्रम याद रखना, यहाँ पे घटनाओं क्रम याद रखना, पूछा गया है आपसे। सबसे महत्वपूर्ण है 1665 की पुरंदर की संधि, मानसिंह के समय पर औरंगजेब की, ये याद रखना, ठीक है ना, ठीक है ना, ये याद रखो। सबसे पहले 1643 सेंगर दुर्ग जीतते हैं, प्रथम विजय सेंगर दुर्ग, पहली जगह कहाँ की होती है, सेंगर दुर्ग की होती है। दूसरा 46 में तोड़ना दुर्ग, 56 में चाकन पुरंदर बारामती टूपा तिकोना लोहगढ़, 56 में जवाली और रायगढ़, 56 में जवाली और रायगढ़, ठीक है ना। तो याद रखना पहले सेंगर, फिर तोरण, चक्कन, फिर जवाली, रायगढ़, रायगढ़ 56 याद रखना, रायगढ़ पूछा जाता है, तोड़ना 46। अब बीजापुर के संबंध में, तो 57 में होता है क्या, मुगलों के साथ मुठभेड़ होती है, दक्कन राजनीति सक्रियता के कारण। फिर 1659 में बीजापुर द्वारा अफजल खान को भेजा गया, प्रतापगढ़ में शिवाजी द्वारा इसकी पराजय हो जाती है। तो यहाँ पे कूटनीति और आत्मरक्षा दिखती है कि शिवाजी ने आत्मरक्षा भी की
अफजल खां को पराजित भी किया। 1660 में औरंगजेब शाइस्ता खां को दक्कन का सूबेदार बनाता है और 1663 में पुणे के लाल महल पर रात्रि पर आक्रमण कर शाइस्ता को पराजित किया। 1664 पहली लूट, ये लूट है पहली। 1664 में सूरत की लूट, आर्थिक संसाधन मजबूत हुए। 64 इसी के बाद क्या होता है, औरंगजेब ने मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा, मान सिंह का भतीजा था। औरंगजेब ने मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा। 1665 में पुरंदर की संधि होती है। शिवाजी ने कुल कुछ किले मुगलों को दे दिए और मुगल सेवा सहयोग हेतु शर्तें रखी, ठीक है ना। और आगरा 1666 में क्या होता है, शिवाजी को आगरा बुलाया जाता है और कैद कर लिया जाता है कब, 1666 में। फिर से देखो, पुरंदर की संधि के बाद ही आगरा आगमन होता है और कैद किया जाता है। तो फिर से देखो, 1643 सेंगड़, 46 तोरण, 56 याद करो या ना करो, 56 में रायगढ़ याद कर लेना, 57 में मुगलों से मुठभेड़ होती है, 59 में अफजल खां बीजापुर वाला कांड देखो, 60 में औरंगजेब शाइस्ता का देखो, 63 में शाइस्ता को भगा दिया, 64 में पुणे सूरत की 64 में क्या, सूरत की लूट होती है, 65 में पुरंदर की संधि होती है, 66 में आगरा आते हैं और कैद हो जाते हैं। अब सुनना, पुरंदर की संधि हुई थी जो, उसमें क्या कांड हुए थे, पुरंदर की संधि हुई थी उसमें क्या कांड हुए थे, क्या संधि शिवाजी और मुगल प्रतिनिधि मिर्जा राजा जय सिंह मध्य मिर्जा राजा जय सिंह की मध्य हुई थी। शिवाजी को 13 किले मुगलों को सौंपने पड़े और शेष किलों पर शिवाजी का अधिकार मान था। शिवाजी ने मुगलों से संघर्ष अस्थायी रूप से रोकने पर सहमति की। 1666 में जयसिंह के आश्वासन पर शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा गए। उचित सम्मान न मिलने का लौटने लगे। परिणामस्वरूप क्या हुआ, औरंगजेब ने शिवाजी को जयपुर भवन आगरा में, जयपुर भवन कहाँ पे बेटा, आगरा में नजरबंद या कैदबंद कर दिया गया। शिवाजी के समझौते के अंतर्गत अपने पुत्र संभाजी को मुगल शहजादी मुअज्जम आंचल बहादुर शाह द्वितीय की सेवा में भेजा था, ठीक है। और औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी, शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। 1670 में क्या होता है, शिवाजी और मुगलों के मध्य संघर्ष पुनः शुरू हो जाता है और पुरंदर की संधि में खोए हुए किलों को पुनः प्राप्त कर लिया जाता है। फिर कर्नाटक अभियान होता है। शिवाजी ने दक्षिण भारत में व्यापक अभियान चलाए। विजित क्षेत्रों में जिंजी जिंजी मदुरई, वेल्लूर, कर्नाटक, इस 1677 के अभियान है। लगभग तमिलनाडु क्षेत्र के 100 किलो को जीता और जिंजी को दक्षिण क्षेत्रों की राजधानी बनाया। जिंजी को क्या, दक्षिण क्षेत्रों की राजधानी बनाया और 12 अप्रैल 1680 में इनकी मृत्यु होती है। 12 अप्रैल 1680 में इनकी शिवाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। जय शिवाजी महाराज। ठीक है, अब यहाँ पे सुनना, इतिहासकारों में स्वामी विवेकानंद क्या बोलते हैं। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि विगत एक सहस्त्राब्दी में शिवाजी जैसा कोई हिंदू सम्राट नहीं हुआ है। और जितेंद्र सरकार बोलते हैं कि मैं शिवाजी को हिंदू प्रजाति का अंतिम महान रचनात्मक राष्ट्र निर्माता मानता हूँ। क्या, रचनात्मक फॉर्मेटिव, रचनात्मक राज्य निर्माता मानता हूँ, ठीक है ना। मैं शिवाजी को हिंदू प्रजाति का अंतिम महान रचनात्मक राष्ट्र निर्माता मानता हूँ, ठीक है ना। कौन कहते हैं, जदुनाथ सरकार कहते हैं, जदुनाथ सरकार कहते हैं। शिवाजी के प्रशासन की बात करें तो छत्रपति प्रशासन का सर्वोच्च प्रमुख होता था। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सेना सब इसके पास होते थे। इसके साथ साथ अष्ट प्रधान होते थे। अष्ट, देखो यहाँ पे अष्ट प्रधान आपके कौन होंगे, अधिकारी होंगे। और आपके अष्ट दिग्गज क्या थे, साहित्य प्रेमी थे विजयनगर साम्राज्य में, कृष्णदेवराय के समय पे, है कि नहीं। वो अष्ट दिग्गज थे आपके। तो अष्ट प्रधान की जब बात करते हैं हम लोग, तो मंत्री का कार्य राजा को परामर्श देना था। मंत्री का काम क्या था, राजा को परामर्श देना था। सभी मंत्री छत्र प्रति के प्रति उत्तरदायी थे। सभी मंत्री क्या थे, छत्र प्रति के प्रति उत्तरदायी थे। पेशवा की बात करें तो प्रधानमंत्री संपूर्ण शासन का संचालन करता था। प्रधानमंत्री क्या, संपूर्ण शासन का संचालन करता था पेशवा। अमात्य मजूमदार की बात करें, वित्त एवं राजस्व मंत्री था। बकिया नवीस की बात करें, दरबार एवं राजा की दैनिक गतिविधि का विवरण था। दरबार एवं राजा की दैनिक गतिविधि का विवरण बकिया नवीस देखता था। यहाँ पर सुन लो, एक बार याद करो। आई थिंक मेरी जबान अब लड़खड़ा रही बहुत ज्यादा वाली। मैं आता हूँ क्लास को, मैं आपको याद, क्योंकि अभी यहाँ पे याद कराना है, याद कराने फोकस नहीं करा पा रहा हूँ मैं आपके। तो आगे बढ़ते हम लोग। तो अष्टप्रधान यहाँ पे मैंने रोका था, वापस सही आएगी। गला सूख नहीं रहा था, निमित्त ऐसा होता है। मैंने अभी आपसे 10 मिनट पहले ही बोला था, कहाँ गया। ए, मैंने कहा गला सूख रहा है, आवाज दब रही है। घटना ऐसी होती है, मतलब कहने वाली चीज नहीं है। बट अभी 10 ही मिनट हुए मेरे क्लास पॉज किए हुए। अभी जस्ट मैंने आपसे चर्चा की थी, उसके बाद 10 मिनट रेस्ट किया। जस्ट मैंने कहा गला सूख रहा है, आवाज दबी, मन भटक रहा है। जस्ट उसी टाइम पे घर के पड़ोस में एक अंकल रहते थे, गाँव पे ही। हम लोग उनको बब्बा जी बोलते, दादाजी बोलते, फैमिली जैसे हमारे हो। उनका डेथ हो गया है।
मतलब हंसने वाली बात नहीं है, बताने वाली बात नहीं है, रोने वाली बात नहीं, बट बता रहा हूँ एक कि ऐसी चीज होती है कि कहीं ना कहीं वो बोलता है, जब लगा हुआ होता है ना, मन भटक जाता है, मन वहां भटक रहा था। और जैसे ही यहाँ पे आपके क्लास को मैंने पॉज किया, देन वहां से मैंने मैसेज आ गया मेरे पास दोस्त का कि दादाजी खत्म हो गया। तो ए सीन होता है, सीन। चलो, अष्टयाम कोई नहीं, अपना क्लास करेंगे, फिर तब जाएंगे। रात में निकलना है 10 बजे यहाँ से, हमारे पास 10 बजे बस है, बाइक से जाऊंगा नहीं मैं तो मेरे पास 6 घंटे, 6 घंटे रिकॉर्ड कर लूंगा, पूरा टेंशन नहीं है, मैं हिम्मत मान जाऊंगा। अष्टयाम की बात करते हैं। तो मंत्रियों का कार्य राजा को परामर्श देना था, और सभी मंत्री छत्रपति के प्रति उत्तरदायी थे। पेशवा, ऐसी पता 14 अगस्त को घटना हुई थी। 13 अगस्त की शाम को मैं क्लास ले रहा था ऑफलाइन, तो बड़े पिताजी खत्म हुए थे, और जस्ट 2 महीने उनके साथ रह के आया था हॉस्पिटल में, बहुत ज्यादा लगा हो गया था। 14 अगस्त को मैं सुबह गया, 13 अगस्त की रात में क्लास लेके निकला, और 14 अगस्त को 2 क्लास ऑनलाइन होती थी उस टाइम पे, तो ऑनलाइन रिकॉर्ड करके गया, मेरे चैनल पे दूसरी क्लास में था, रिकॉर्ड करके निकल गया मैं 13 की रात। 14 को लकड़ी दे के वापस आया। 15 अगस्त का पूरा फंक्शन मैंने ऑर्गेनाइज किया था। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी टेलीग्राम पे, आपको याद हो तो, 15 अगस्त की। तो होस्ट कर रहा था मैं एक कार्यक्रम, एक कोचिंग सेंटर में एक कार्यक्रम को होस्ट कर रहा था मैं। उसमें लगा था रावण, अपने आप को क्या डॉन या रावण बताया था मैंने। तो चेहरा ऐसा, वो चेहरा 2-3 दिन से सोया नहीं था उस टाइम पे मैं, तो चेहरा आंखें सूजन थी पूरी। और पता है कोचिंग में किसी को पता नहीं, इवन ऑनर तक जिनसे लीव लेके गया था अपने मैनेजर से, उनको भी पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ। वैसे बोला था थोड़ी इमरजेंसी है तो घर जा रहा हूँ, किसी को फील नहीं होने दिया था। वो तो आज आपके सामने कॉल कर रहा हूँ अभी जस्ट, उस दिन क्लास में ही कॉल आया था, क्लास के स्टूडेंट को पता नहीं था, किसी एक सर को पता, बाद में बताया था आगे में ऐसे ऐसा गया था, ऐसा ऐसा हो गया है कि नहीं, किसी को पता नहीं चलता। इसलिए बोलते हैं कि अपनी भावनाओं पे इतना कंट्रोल करो कि कोई कुछ समझ ना पाए, अपने आप को इतना न्यूट्रल रखो हमेशा, ठीक है ना। गला भरा है, पता है, आवाज दब रही है, अब सच में लग रहा है गला भरा है, बट कोई दिक्कत नहीं, हम दम बांधेंगे। मंत्रियों का कार्य क्या था? राजा को परामर्श देना। सभी मंत्री छत्रपति के प्रति उत्तरदायी थे। पेशवा की बात करें, प्रधानमंत्री संपूर्ण शासन का संचालन करता था। आमात्य मजूमदार की बात करें, वित्त एवं राजस्व की बात करते हैं। आमात्य मजूमदार क्या? अमात्य मजूमदार, तो पेशवा क्या था? प्रधानमंत्री और संपूर्ण शासन का संचालन। अमात्य क्या थे यहाँ पे? वित्त और राजस्व। अमात्य मजूमदार, मजूमदार वित्त विभाग। वकीय नवीस क्या थे? आपके दैनिक गतिविधियों का विवरण रखते थे, दरबार और राजा की दैनिक गतिविधियों का विवरण रखते थे। शुल्क नवीस या सचिव राजकीय, अब देखो, वकीय नवीस दैनिक गतिविधि, शुल्क नवीस या सचिव राजकीय पत्राचार। कबीर या सुमंत विदेश सचिव। कबीर या सुमंत कौन थे? विदेश नीति के व्यक्ति थे। सरे नौबत सेनापति था। पंडित राव धार्मिक अनुदान और धर्म संबंधी कार्य करता था। और न्यायाधीश दीवानी फौजदारी काम करता था। पंडित राव और न्यायाधीश को छोड़कर सभी मंत्री युद्ध में भाग लेते थे। ये चीज पूछी, पंडित राव और न्यायाधीश को छोड़कर, पंडित राव और न्यायाधीश सभी लोग क्या युद्ध में भाग लेते थे, याद रखना, सभी लोग, ठीक है ना। तो सुमंत क्या है? विदेश मंत्री है। वकील क्या है? दैनिक गतिविधियों का लेखा जोखा करने वाला है। सैन्य व्यवस्था की बात करें तो सेना स्थायी थी, नियमित थी। सेना स्थायी नियमित थी। घुड़सवार के प्रकार, घुड़सवार सेना के प्रकार, तो बरगीर और सिलेदार। बरगीर वो सैनिक होते थे जिनको राज्य के द्वारा घोड़े व अस्त्र शस्त्र प्रदान किए जाते हैं। सिलेदार क्या? स्वयं के घोड़े व अस्त्र रखने वाले, स्वयं के घोड़े व अस्त्र रखने वाले जो सैनिक थे उनको सिलेदार कहते हैं। और बरगीर क्या होते हैं? राजस्व द्वारा अस्त्र शस्त्र प्रदान किए जाते थे। सैनिक को नगद वेतन मिलता था। सैनिक को क्या? नगद वेतन, इसलिए चौथ और सरदेशमुखी की वसूली होती थी। और मावली सैनिक कौन होते? मावली, मावली सैनिक जो थे आपके शिवाजी के विश्वस्त अंगरक्षक थे, मावली। ये मावली पूछा गया आपसे, मावली सैनिक। तो बरगीर क्या है? बरगीर, बरगीर, बरगीर या जागीर, बरगीर को जागीर से याद कर लो। बरगीर क्या है? राज्य द्वारा थोड़े अस्त्र शस्त्र प्रदान किए जा रहे हो। सिलेदार क्या है? सिलेदार जो स्वयं के, सिले से स्वयं, ता से स्वयं, सिलेदार स्वयं के घोड़े अस्त्र शस्त्र लेके आ रहे हैं। पागा क्या है? पागा, पागा घुड़सवार सेना का संगठनात्मक ढांचा है। पागा क्या है? पागा घुड़सवार, पैदल का नहीं है, पैदल का नहीं है, मैं बोलो पैदल सेना का नहीं है बेटा, किसका है? घुड़सवार सेना का संगठनात्मक ढांचा माना जाता है, ठीक है ना। ठीक, ये पुरंदर की संधि वगैरह याद कर लेना, आप कब कैसे हुई थी। चलो, ए यार मत कर परेशान, अब ना गाली खाएगा। वो भूल गए, गाली में बहुत देता हूँ। रिकॉर्डिंग चालू की मैंने, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब राजस्व की बात करते हैं कि शिवाजी के काल में राजस्व की व्यवस्था क्या थी। शिवाजी के काल में राजस्व की व्यवस्था क्या थी, थोड़ा बहुत देखते हैं हम लोग। तो शिवाजी काल में क्या? राजस्व व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था पर, मतलब किसानों से सीधा संबंध था। भूमि की पैमाइश के आधार पर उत्पादन का अनुमान लगाया जाता था और उसी के अनुसार
लगान निर्धारित होता था। उसी अनुसार क्या लगान का निर्धारण होता था। राजस्व वसूली नगद में भी होती थी, वस्तु में भी, दोनों रूप में की जाती थी। प्रारंभ में शिवाजी ने उपज का 33%, कितना 33% लिया है। प्रारंभ में शिवाजी ने कितना उपज का 33% भाग करके रूप में लिया है, और बाद में 40%। ये पूछा गया है, 40% तक टैक्स लिया है शिवाजी ने, ठीक ना। और भूमि पैमाइश काठी या जरीब व्यवस्था थी, काठी व्यवस्था या जरीब व्यवस्था थी भूमि नापने की। और किसानों को तकावी ऋण अर्थात कृषि ऋण दिए जाते थे, ठीक ना। स्थानीय राजस्व अधिकारी की बात करो, पाटिल गांव का प्रधान, गांव का प्राचीन पैतृक अधिकारी होता था, गांव का प्राचीन पैतृक अधिकारी होता था। देशमुख और देशपांडे जिले स्तर के प्राचीन पैतृक अधिकारी और कर वसूली से जुड़े होते थे। देशमुख या देशपांडे क्या जिले स्तर के प्राचीन पैतृक अधिकारी थे और कर वसूली से जुड़े हुए थे, विशेषकर चौथ और सरदेशमुखी। फिर से पाटिल क्या पाटिल गांव का प्राचीन पैतृक अधिकारी पाटिल, और देशमुख और पांडे जिले स्तर के पैतृक अधिकारी थे, जिले स्तर के पैतृक अधिकारी थे देशमुख पांडे, और कर वसूली करते थे। कर कौन से चौथ और सरदेशमुखी। चौथ क्या है विजित क्षेत्रों से उपज का 1/4 मतलब 25%, और सरदेशमुखी अतिरिक्त उपज का 10%, ठीक ना। चौथ 25%, सरदेशमुखी 10%, और सामान्यतः टैक्स कितना लिया था उपज का 40% तक लिया गया है, याद रखना। लिया गया उपज 40% तक, याद रखना उपज का 40% लिया गया है। चौथ विजित क्षेत्रों का कितना 25 और सरदेशमुखी 10, अतिरिक्त कर उपज का 10%। न्याय व्यवस्था की बात करें तो प्राचीन हिंदू स्मृतियों पर आधारित थी। हाजिर मजलिस अपील अंतिम अदालत थी, अपील की अंतिम अदालत कौन थी हाजिर मजलिस। ये आपको इसलिए याद रखना है जो आपको लग रहा होगा इस्लाम शब्द है, बड़े मराठी शब्द है हाजिर, इसलिए मतलब मराठा साम्राज्य में विजय उसमें आपके, ठीक है, शिवाजी साम्राज्य में। तो अपील की अंतिम अदालत क्या थी हाजिर मजलिस, हाजिर मजलिस थी। छत्रपति सर्वोच्च सेनापति थे, अंतिम अपीली प्राधिकारी थे, कानून निर्माता थे, ठीक ना। देखो सॉरी सॉरी राजस्व स्तर रैयतवाड़ी कर 33 से 40%, चौथ 25, सरदेशमुखी 10, शिवाजी छत्रपति, ठीक है ना। अब शिवाजी के उत्तराधिकारी में थे संभाजी। अब यहाँ पे थोड़ा क्रोनोलॉजी क्रम याद रखना आपको, यहाँ पे क्या करना है वो क्रोनोलॉजी याद करना शासकों की, बस जो शासक थे उनकी क्रोनोलॉजी याद करना। संभाजी संभाजी शिवाजी कनिष्ठ। देखो आपको एक सलाह दूं ना, अंतिम दिन मैं तो अभी रिवाइज कराऊंगा 4 या 5 को, वो बढ़िया है। ना कराऊं तो गूगल पे जितने भी राजवंश है उनकी क्रोनोलॉजी को पढ़ के जरूर जाना, मुख्य मुख्य आपके सामने, ठीक है ना। शिवाजी के उत्तराधिकारी की बात करें संभाजी, शिवाजी के कनिष्ठ पुत्र थे, शिवाजी के कनिष्ठ पुत्र थे, अरे ना बड़े, ठीक है ना, बड़े पुत्र, ठीक है ना। शिवाजी द्वारा 15 किले में कैद किया गया इनको, शिवाजी द्वारा 15 किले में कैद कर दिया गया था संभाजी को। राज्याभिषेक 1681 में हुआ था। राजधानी रायगढ़ बनाई। ब्राह्मण कवि कलश को प्रशासन का सर्वोच्च पद दिया। क्या ब्राह्मण कौन था यहाँ पे कवि कलश, कवि कलश को प्रशासन का सर्वोच्च पद दिया। अष्ट प्रधान का विघटन कर दिया, जो शिवाजी ने बनाया था अष्ट प्रधान, संभाजी ने इसको क्या कर दिया विघटित कर दिया, हटा दिया, याद रखना। औरंगजेब के पुत्र अकबर द्वितीय को संरक्षण दिया था। संभाजी और कवि कलश दोनों की हत्या करवाई गई, दोनों की हत्या करवाई गई थी, ठीक है ना, याद रखना। राजाराम की बात करते हैं तो राजाराम स्वयं को साहू का प्रतिनिधि घोषित करता है, ये आगे जाके, ये आगे जाके बात होती है, ठीक है ना। स्वयं को साहू का प्रतिनिधि घोषित करता है, साहू याद है कैद में था वहां पे। फिर जिसको बहादुर शाह प्रथम छोड़ता है, प्रतिनिधि पद का निर्माण होता है। पेशवा से उच्च, छत्रपति से निम्न, पेशवा से उच्च था और छत्रपति से निम्न था प्रतिनिधि का पद। तो अष्ट प्रधान में 9 मंत्री थे इस टाइम पे, अष्ट में 9 मंत्री थे। 1689 में औरंगजेब के भय से जिंजी में शरण ली, 8 वर्षों तक राजधानी जिंजी को बनाए रखा, किसने राजा राम ने। 1689 में औरंगजेब द्वारा रायगढ़ पर आक्रमण किया गया, शाहू को बंदी बना लिया गया, शाहू को बंदी बना लिया गया, और 1698 में जिंजी से वापसी, राजधानी सतारा बनाई गई, ठीक है ना। ठीक। मृत्यु 1700 में हुई। शिवाजी द्वितीय, शिवाजी द्वितीय ताराबाई के संरक्षण में बैठते हैं, शिवाजी द्वितीय ताराबाई के संरक्षण में बैठते हैं। ताराबाई के 4 वर्षीय पुत्र थे, ताराबाई स्वयं संरक्षिता बनती हैं, और 1707 में औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है तो औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने जुल्फिकार के आग्रह पर शाहू को मुक्त कर दिया, शाहू को मुक्त कर दिया। आजम शाह मतलब बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम। अब तो सुनना यहाँ पे घटना क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है जब शाहू को मुक्त कर दिया जाता है तो शाहू औरंगजेब की कैद से मुक्त होता है। सतारा आगमन पर यहाँ पे प्रारंभ में ताराबाई का विरोध था, खेड़ा का युद्ध होता है, शाहू वर्सेस ताराबाई 1707 में। अब कई लोग इसको औरंगजेब के युद्ध भाई उत्तराधिकार से जोड़ देते हैं, तो औरंगजेब के उत्तराधिकार का युद्ध नहीं है, शिवाजी के समय यहाँ पे शिवाजी महाराज के युद्ध, मराठा का युद्ध नहीं ना। क्या 1707 में खेड़ा का युद्ध होता है, किसके बीच में होता है खेड़ा का युद्ध, ताराबाई और शाहू के मध्य में, ताराबाई
और साहू के मध्य में होता है। साहू की विजय होती है बालाजी विश्वनाथ की सहायता से और ताराबाई दक्षिण में चली जाती हैं और दक्षिण में वहां पे एक अलग राजधानी बना के रहने लगती हैं, ठीक ना। राज्याभिषेक 1707 में, राजधानी सतारा। ठीक। अब देखो वरना की संधि होती है, वरना की संधि होती है, वरना की संधि 1731 में होती है, 1707 में युद्ध होता है और 17 तक से वरना की संधि होती है और मराठा साम्राज्य दो भागों में बट जाता है, मराठा साम्राज्य दो भागों में बट जाता है। उत्तर मराठा राजधानी सतारा होती है और दक्षिणी मराठा राजधानी कोल्हापुर होती है। उत्तर में साहू शासन करता है और शिवाजी दक्षिण में। अब सुनना, कई लोग याद रखना यहाँ पे, ये 1731 में संधि हुई है और खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1707 में। लगभग 20 साल बाद संधि हो रही है ना, 25 साल बाद, ठीक ना। 17 10 17 27, हाँ, और 23 24 साल बाद संधि हो रही है, आपको याद रखना, ठीक ना। अब पेशवा के पद का उत्कर्ष 1708 में बालाजी विश्वनाथ को सेना कार्ते नियुक्त किया। सेना कार्ते, सेना कार्ते मतलब सेना का व्यवस्थापक। 1713 में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा का पद आसीन हुआ। इसके बाद पेशवा पद वंशानुगत हो गया। तो बालाजी विश्वनाथ के समय से, यार ना, बालाजी विश्वनाथ के समय से पेशवा का पद वंशानुगत होता है। कब से होता है? बालाजी विश्वनाथ के समय से। एक प्रश्न पूछा गया है, कब से होता है बेटा, कब से होता है पेशवा का पद वंशानुगत? बालाजी विश्वनाथ के समय पर, ठीक ना। और यहाँ पे शासक कौन है आपका? शासक कौन है? साहू है, ठीक है ना। कोल्हापुर की राजनीति में, तो कोल्हापुर की राजनीति 1774 में राजसबाई राजाराम की दूसरी पत्नी ने ताराबाई और शिवाजी की द्वितीय को कैद कर लिया। अपने पुत्र संभाजी प्रथम को कोल्हापुर में अलग राज्य स्थापित किया। तो राजाराम द्वितीय यहाँ पे आते हैं, राजाराम द्वितीय यहाँ पे आते हैं, ठीक ना। राजाराम द्वितीय, राजाराम की दूसरी पत्नी राजसबाई, राजाराम द्वितीय। ताराबाई के समर्थन से छत्रपति घोषित हुआ, ताराबाई के समर्थन से छत्रपति घोषित हुआ था, चलिए आ रहा था ऊपर से, ठीक है। फिर संगुला की संधि होती है बालाजी बाजीराव और राजाराम द्वितीय में। प्रमुख शर्त क्या थी? मराठा संघ का वास्तविक नेता पेशवा को माना जाए। संगोला की संधि के उपरांत, संगोला की संधि के उपरांत याद रखना, पेशवा को मराठाओं का रुख माना गया, याद रखना, ठीक है ना। संगोला की संधि 1750 में कभी थी, 1750 पे। वरना की संधि कभी बेटा? 1731 में, जब मराठा दो भाग में डिवाइड हुए थे। इस संधि ने छत्रपति की शक्ति औपचारिक तथा पेशवा की शक्ति वास्तविक हो गई। छत्रपति की शक्ति क्या हुई? औपचारिक हो गई है, पेशवा की शक्ति वास्तविक हो गई, ठीक है ना। तो लिखा भी है वरना की संधि। और 1713 में पेशवा वंशानुगत हो गया। संगोला की संधि में पेशवा वास्तविक शासक बन गया। अब पेशवाओं काल, पेशवाओं में तो देखो बालाजी विश्वनाथ से शुरू होती कहानी। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720, जहां से वंशानुगत बनता पद वहां से लिया अपन ने कि बालाजी विश्वनाथ सातवां था। मराठा साम्राज्य में द्वितीय संस्थापक माना जाता है। 1708 में सेना काटते, 1713 पेशवा बनता है, यहीं से पद वंशानुगत हो जाता है। दिल्ली की संधि या मुगल मराठा संधि, बालाजी और हुसैन, बालाजी हुसैन शाह कहते हैं, हुसैन संधि, ठीक है ना। होता क्या है, मुगल प्रतिनिधि कौन थे भैया? सैयद हुसैन अली थे। और बालाजी कौन थे? बालाजी विश्वनाथ मराठा प्रतिनिधि। कारण क्या था? मुगल बादशाह फर्रुखसियर को सिंहासन से हटाना था। तो आपको सैयद सैयद हुसैन अली, ये सैयद बंधु, ये कौन? सैयद बंधुओं की कहानी आपको याद है? सैयद बंधु, ठीक ना। तो सैयद बंधु की कहानी याद रखना है यहाँ पे, ठीक ना। तो बालाजी हुसैन और सैयद बंधु, मुगल बादशाह फर्रुखसियर को सिंहासन से हटाया। यहाँ पे याद रखना आपको क्या, कि सैयद हुसैन अली, बालाजी विश्वनाथ, याद रखना इसके साथ मुगलों के साथ संधि करते हैं। क्यों करते हैं? फर्रुखसियर को हटाने के लिए। किसको? फर्रुखसियर को हटाने के लिए। किसको? फर्रुखसियर को हटाने के लिए करते हैं। यहाँ पे सैयद बंधु की कहानी आपको याद रखना, ठीक है ना। तो सैयद हुसैन अली, हाँ, तो क्या होता है, मराठों को मराठों को चौथ और सरदेशमुखी की मान्यता मिल जाती है। समझो, जल्दी हो जाए, ठीक है ना। इतिहासकार स्फोर्ट टेम्पल क्या बोलते हैं? इसे मराठों का मैग्ना कार्टा मारते हैं। क्यों? क्यों मराठों को इसके माध्यम से कहाँ पे, यहाँ पे पूरे दक्कन में चौथ और सरदेशमुखी की मान्यता मिली। कब? 1713 के आसपास पे, याद रखना, जब मुगल और मराठा संधि होती है। कौन करता है? ये प्रत्यक्ष कार्य, याद रखना, बालाजी बालाजी और दूसरे कौन है दूसरे पक्ष में? आपके सैयद हुसैन अली, सैयद हुसैन अली, ठीक है ना, याद रखना। फिर आते बाजीराव प्रथम आते हैं। बालाजी विश्वनाथ के बाद कौन आते हैं? बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव प्रथम आते हैं। यहाँ पे मराठा शक्ति चरमोत्कर्ष में जाती है। यहाँ पे एक कथन याद रखना, हम इस जर्जर वृक्ष अर्थात मुगल साम्राज्य के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं स्वयं गिर जाएंगी। ये आपसे पूछा गया है। ये सेंटेंस किसका है? कि हमें जर्जर वृक्ष अर्थात मुगल साम्राज्य जो कमजोर हो चुका है, इसके तने पर प्रहार करना चाहिए, जिससे शाखाएं गिर जाएंगी और दिल्ली की गद्दी पर हम बैठेंगे। किसका कथन है? बाजीराव प्रथम का, बाजीराव प्रथम का, ठीक है ना। इनके अभियान याद रखना, बाजीराव प्रथम के अभियान याद रखना, 4-5 अभियान है। नंबर 1 सकरखेड़ा का युद्ध, सकरखेड़ा का युद्ध।
दूसरा आपको पालखेड़ा याद रखना है बेटा, पालखेड़ा का युद्ध। तीसरा आपको अजमेरा का युद्ध याद रखना है, अजमेरा का युद्ध रखना है। और चौथा आपको याद रखना है डभोई का, क्या, डभोई का, डभोई का। फिर आगे आप जाओगे ना तो बुंदेलखंड वगैरह इसमें मिलेंगे, ठीक है ना। बुंदेलखंड विजय, दिल्ली आक्रमण, भोपाल युद्ध, गुजरात बसीन, बहुत सारे युद्ध यहाँ पे मिलते हैं आपको, बहुत सारे युद्ध आपको मिलते हैं। और इन्हीं के समय से जो आपकी ग्वालियर हो गया, सिंधिया हो गए, इंदौर होलकर हो गए, विभिन्न पेशवाई, अलग अलग पेशवाई इन्हीं के समय से बनती है, ठीक है ना। तो बाजीराव प्रथम मराठा शक्ति का चरमोत्कर्ष माना जाता है। सकरखेड़ा का युद्ध कहाँ हुआ था? सकरखेड़ा का युद्ध निजाम उल मुल्क का सहयोग किया था मराठों ने, निजाम उल मुल्क का सहयोग किया था। निजाम उल मुल्क कहाँ पे सूबेदार था? मुगल सूबेदार, ठीक है ना। मौर्य को पराजित किया। घटनाक्रम क्या है बिल्कुल याद मत रखना, क्रम याद रखना, सकरखेड़ा, पालखेड़ा, अजमेरा। पालखेड़ा में क्या होता? मुंशी शिवगांव की संधि हुई थी, मुंशी शिवगांव की संधि हुई थी। बाजीराव ने क्या, निजाम को निर्णायक रूप से पराजित किया था, ठीक है ना। दक्कन में मराठा शक्ति सर्वोच्च हुई थी। तो पालखेड़ा में क्या, मुंशी शिवगांव की संधि, मुंशी शिवगांव की संधि। तो सकरखेड़ा, पालखेड़ा, फिर अजमेरा। अजमेरा में बाजीराव ने गिरधर बहादुर मालवा के मुगल सूबेदार को पराजित किया था और मुगल अधिकारी सवाई जय सिंह और मोहम्मद खां बंगस मराठों को रोकने में असफल हुए थे, याद रखना यहाँ पे, ठीक है ना। अजमेरा का होता है। फिर 1735 में मालवा में मुगल सत्ता लगभग समाप्त हो जाती है। फिर डभोई आता है, डभोई युद्ध होता है, इसमें बाजीराव ने त्र्यंबक राव को भी हराया था। फिर से बोल रहा हूँ कौन सा, सकरखेड़ा, पालखेड़ा, सकरगढ़, पालखड़, ठीक है ना, सकरपाल, सकरपाल, अजमेरा, सकरखेड़ा, पालखेड़ा, अजमेरा, अजमेरा, और चौथा कौन सा आपका, डभोई, ठीक है ना। इन चारों को याद रखना, ठीक है ना। सकरखेड़ा, पालखेड़ा, अजमेरा और डभोई, इन चारों को आपको याद रखना है। और पालखेड़ा याद रखना, मुंशी शिवगांव की संधि महत्वपूर्ण है, मुंशी शिवगांव की संधि महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ठीक, आगे देखो, यहाँ पे होता है 1728 में बुंदेलखंड विजय। मराठों ने मुगलों से संपूर्ण बुंदेलखंड छीना। तत्साल ने पेशवा को मस्तानी भेंट की। आप समझे मस्तानी महल कहाँ पे है? तो धुबेला छतरपुर में मिलता है, ध्यान रखना। कालपी, झांसी, हृदयनगर जागीर प्रदान की किसने? तत्साल ने मराठों के लिए, ठीक है ना। 1737 की बात करते हैं तो दिल्ली पर आक्रमण किया 29 मार्च को। 1737 में दिल्ली पर, दिल्ली के निकट मराठा दबाव, 13 लाख की वार्षिक अदायगी मिली। भोपाल का युद्ध, तो निजाम को घेर कर संधि हेतु विवश किया। इसमें दुरई सराय की संधि हुई है, दुरई सराय की संधि, यार भोपाल के युद्ध में किसकी? दुरई सराय की संधि हुई है, ठीक है ना। और मराठों को संपूर्ण मालवा और चंबल क्षेत्र प्राप्त होता है। 1738 में गुजरात होता है और 1739 बसिन, मराठों ने पुर्तगालियों से बेसिन छीन लिया था, बसिन छीन लिया था, ठीक है ना, ये याद रखना। ठीक, मराठा राज्यों की आदर्श की बात करें तो बाजीराव के इकरारनामे से 4 प्रमुख मराठा राज्यों का उदय होता है। ग्वालियर में सिंधिया, इंदौर में होलकर, बड़ौदा में गायकवाड़, नागपुर में भोसले। कौन? फिर से बोल रहा हूँ, ग्वालियर में सिंधिया, राणोजी सिंधिया, इंदौर में होलकर, आपके मल्हारराव होलकर, बड़ौदा में गायकवाड़, पिलाजी गायकवाड़, नागपुर में भोसले, भोसले वंश, साहू वंश। 1732 की बात यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। ठीक, चलो मैं एक बार फिर से बोलूंगा, इनका पूरा डिटेल में क्या करो, बन क्रोनोलॉजी पढ़ो फिर से। देखो, बाजीराव प्रथम के समय पे कौन कौन से हुए? सकरखेड़ा, पालखेड़ा। मैं 30 और 4 बार दोहरा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आपको याद करना है। सकरखेड़ा, पालखेड़ा, अजमेरा, डभोई, सकर, पाल, अजमेर, डभोई। बुंदेलखंड 1728 में बुंदेलखंड याद है, 1728 में अजमेर से बुंदेलखंड लिख लेना साथ। बुंदेलखंड, दिल्ली, भोपाल और गुजरात, बसिन, बसिन लास्ट में, ठीक है ना। चलो अब आ जाते हैं बालाजी बाजीराव, जिसको नाना साहेब के नाम से जानते हैं। क्या? नाना साहेब के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो बालाजी बाजीराव पेशवा बाजीराव के पुत्र थे, कह रहा ना। संगोला की संधि के माध्यम से राजाराम द्वितीय से समझौता कर मराठा की राज्य की वास्तविक शक्ति अपने हाथों में ले ली। यहाँ पे पढ़ा संगोला शक्ति, अभी पढ़ा था अपने, संगोला की संधि 1750 में हुई थी। उसमें क्या हुआ था कि पेशवाओं के पास वास्तविक शक्ति आ चुकी थी, तत्पति से नीचे और अपने प्रधानमंत्री से ऊपर पेशवा हो चुके थे, ठीक ना। हालांकि प्रधानमंत्री के पद ही पेशवाई होता था। प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो 1742 में झांसी मराठा का उपनिवेश बना। 1751 में उड़ीसा का कब्जा किया, बंगाल बिहार चौथ वसूली। 1752 भल की संधि, मराठा और निजाम की भल की संधि हुई है। ये संधि का क्रम याद रखना, पहले कौन सी? मुंशी शिवगांव की मिली, दूसरे को दुरई संधि मिली, तीसरी आपको कौन सी मिली है? भल की संधि मिली है, ठीक ना। तो आपका यहाँ पे होता है 42, 51, झांसी, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, भलकी। फिर आपका रखना सिंध खेड़ा का युद्ध, निजाम से कई क्षेत्र, उदगिर का युद्ध,
मराठा बनाम निजाम, मराठा विजय हुए, अहमदाबाद, दौलताबाद, बुरहानपुर, बीजापुर जीते। अब जो महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण, पानीपत का दूसरा युद्ध। मैं आपसे पूछना चाहूंगा यहाँ पे, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था और किसके, लो डेट मैंने बता दी, अब किसके बीच में हुआ था बताओ, किस किस के बीच में हुआ था बताओ। ठीक है ना? ठीक। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच बताओ? वो तृतीय युद्ध था पानीपत का। पानीपत का सेकंड युद्ध कहाँ हुआ था बताओ जल्दी। फिर आ जाओ अपन कहाँ पे, 56 में। अब तृतीय 1761 में। क्या? बताओ, तो अभी क्वेश्चन डाला है यहाँ पे, कमेंट आएगी। पानीपत का प्रथम युद्ध, तो पानीपत का द्वितीय, तृतीय युद्ध यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था, ठीक है ना? चलो, कहाँ गए? अरे, पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा संघ के बीच में हुआ था। मराठों की निर्णायक पराजय हुई थी, मराठा शक्ति का आघात हुआ था, बालाजी बाजीराव का सिर की निधन हो गया टेंशन के मारे, ठीक है ना? अब माधवराव, अब देखो यहाँ पे पता है एक फायदा क्या है, आपसे कौन मरा था कौन जीता कुछ नहीं पूछेगा आपसे, अगर हम पूछते हैं युद्धों का बस। तो माधवराव प्रथम आते हैं, फिर से मराठा शक्ति को पुनरुत्थान करने का प्रयास करते हैं। उपलब्धियां क्या हुई, हैदराबाद के निजाम हैदर अली मैसूर को चौथ देने के लिए बात की, हैदर अली। यहीं पे अब आपको अंग्रेज दिखेंगे आसपास में, कल से आपको यहाँ पे अंग्रेज छिन्न भिन्न होते देखेंगे आसपास में, ठीक है ना? और मृत्यु के बाद मराठा शक्ति का पतन हो गया था। फिर नारायणराव आते हैं आपके, फिर माधव, नारायणराव आते हैं, और माधव के टाइम पे क्या, वास्तविक सत्ता नाना फडणवीस के हाथ में थी, याद रखना। तो बाजीराव द्वितीय आपके लिए आते हैं, ठीक है ना? और वास्तविक शक्ति के क्या, दौलतराव सिंधिया यशवंतराव होलकर के पास पहुंच जाता है, ठीक है? ये मराठा रियासतें आप देखो, सतारा में छत्रपति, पुणे में पेशवा, ग्वालियर में सिंधिया, इंदौर में होलकर, बड़ौदा में गायकवाड़, नागपुर में भोसले। यहाँ, यहाँ पे याद रखना, बाजीराव के समय से 4 बने थे, सतारा पहले से चला रहा था आपका। तो बाजीराव के समय 4 कौन कौन थे, तो 4 ए हैं आपके, पुणे के पेशवा, ग्वालियर, इंदौर, बड़ौदा, नागपुर नहीं है इसमें, याद रखना। देखो, बाजीराव के समय पे 4 आए थे आपके, ठीक है ना? देखो सॉरी, नागपुर है, ग्वालियर, इंदौर, बड़ौदा, नागपुर, ग्वालियर, इंदौर, बड़ौदा, नागपुर। सतारा इसमें नहीं है, सतारा पहले ही आपको बन चुका था, बरना की संधि याद है आपको, 1731 वहां बन चुका सतारा, ठीक ना? ठीक, चलो, ठीक। और पुणे में पेशवा बैठे हुए थे। तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं, सिंधिया राजवंश से हम लोग आगे बढ़ते हैं बाद में। सिंधिया भोसले जो देखते हैं, रुक जाओ। सिंधिया में कौन था, राणोजी सिंधिया संस्थापक थे, प्रारंभ में राजधानी उज्जैन थी, बाद में ग्वालियर थी। यहाँ पे सिर्फ संस्थापक याद रखना, क्रम और संस्थापक क्या याद रखना आपको, राज्य और संस्थापक आपको याद रखना, बस सुमिलित करने के लिए आता है, कोई विशेष महत्व नहीं होता यहाँ पे, ठीक है ना? राणोजी सिंधिया उज्जैन ग्वालियर। सबसे प्रतापी शासक महादजी सिंधिया यहाँ पे आते हैं, मुगल दरबार में बहुत अच्छी भूमिका निभाई इन लोगों ने, याद रखना। और मराठा शक्ति के पुनर्गठन में महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1803 में दौलतराव सिंधिया अंग्रेजों के समक्ष अपने क्षेत्र के समर्पण की बात हुई, कब, 1803 में, 1803 में, 1803 में, ठीक है ना? भोसले की बात करें तो स्थापक कौन है, रघुनाथ जी भोसले हैं, नागपुर में है। बंगाल बिहार में मराठा साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। गायकवाड़ की बात करें तो बड़ौदा में गायकवाड़ मिलेंगे। इनके संस्थापक कौन है, पिलाजी राव गायकवाड़, पिलाजी राव गायकवाड़, पिलाजी राव गायकवाड़, ठीक है ना? पिलाजी राव गायकवाड़, ठीक है। खेती की बात करें गुजरात, प्रारंभ में मराठा सेनापति दाभाड़े परिवार, याद रखना, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। पानीपत के तृतीय युद्ध में भाग लिया था इनने, गायकवाड़ ने। होलकर इंदौर में मल्हारराव होलकर मिलेंगे। यहाँ पे जो भूमिका रहेगी, अहिल्याबाई होलकर प्रसिद्ध रहेंगी। तो अहिल्याबाई होलकर कौन थी बेटा, तो मल्हारराव होलकर की पुत्र वधू थी, पुत्र वधू थी। एक कुशल न्यायप्रिय धार्मिक शिक्षा थी। योगदान क्या है, कलकत्ता से बनारस तक सड़क बनवाई है, बनारस का अन्नपूर्णा मंदिर बनवाया, गया में विष्णु मंदिर बनवाया, और काशी विश्वनाथ मंदिर के वर्तमान स्वरूप को दिया किसने, अहिल्याबाई होलकर ने। तो इस मंदिर हेतु महाराजा रणजीत सिंह ने स्वर्ण और 2 गुम्बद दान में दिए थे, ठीक है, याद रखना, 2 स्वर्ण गुम्बद दान में दिए थे, ठीक। अब यहाँ से आपके आंग्ल मराठा युद्ध वगैरह शुरू होंगे, कहानी कल शुरू होती है।